नहीं चलेगा। तो आप बताएं, जो सुबह कुआं खोदता है, शाम को पानी पीता है, जो इंसान 100 रुपये कमा के लाता है, वो क्या आलू खाएगा? वो तो आलू से भी जाएगा, रोटी से भी जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा तो वो भी इस्तेमाल, वो अपनी उस बच्चे के इलाज के लिए भी पैसा नहीं जोड़ पाएगा। और निजीकरण की व्यवस्था जो चल रही है, मैं युवा हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ, मैं जो पास से रियलिटी को देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जातिगत जनगणना की, कास्ट सेंसस की, अभी भी आई फील कि 2011 के बाद से हमें जरूरत है। ठीक है, कागजी पत्थर में जरूरत है, संसद में आवाज उठाने की जरूरत है, उठाएं, लेकिन हम क्या करेंगे अगर हम सड़कों पे नहीं आएंगे, जन से लाभ नहीं लाएंगे, आपसी एक डिस्कोर्स पैदा नहीं करेंगे? तो आपको लगता है इज इट पॉसिबल? इट्स क्लियर दैट वी आर 90%। इट्स क्लियर दैट, मान लीजिए कि जन से लाभ पूरा देश है, 130 करोड़ आबादी, और ये 10% वो लोग बैठे और पीछे 90% लोग बैठे। ये 90% लोग जिनको वोट का अधिकार है, ये 90% लोग जो आधे से ज्यादा देश बनाते हैं, ये 90% लोगों ने क्या गलती करी? ये 90% लोगों ने वन वोट वन वैल्यू की जो पावर है, ताकत है, उसको ना समझा और वो वन वोट वन वैल्यू किसी एक ऐसे 10% लोगों के हाथ में दे दिया जिनके हाथ में आपने कलम की ताकत दे दी, कलम दे दिया। बहुत दुख के साथ मुझे आज यहाँ खड़े होकर एड्रेस करना पड़ रहा है। इस चीज को समझिए, जिनके हाथ में 10% जो लोग हैं जिनके हाथ में कलम की ताकत है, वो आए दिन ऐसी नीतियों पे साइन करते हैं जो रिजर्वेशन विरोधी है, जो आपके SC/ST एक्ट को डिलीट करती है, जो सिस्टम के अंदर बैठ के उसी कलम का सहारा लेके आपके काबिल बच्चों को, किसी की कोई मजदूर का बच्चा है तो मैंने उस कैमेंजर का बच्चा है, वो बच्चा, वो माँ बाप मेहनत से आकर वहां पे आते हैं और उनके बच्चे पढ़ते हैं, और वो इंटरव्यू के अंदर 1 मिनट के अंदर आपके बच्चे को NSF घोषित कर देते हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। रिजर्वेशन में आपकी सीटों पे नॉट फाउंड सूटेबल करके वो और लोग बैठ के आपकी सीटों पे बढ़ा रहे हैं। क्या हम अभी जागेंगे कि नहीं जागेंगे? आप इंटरव्यू में नंबर ला रहे हैं 100 में से 90, रिटन एग्जाम में, और आपके बच्चों को इंटरव्यू में नंबर दिए जा रहे हैं 1, 2। वो सिलेक्शन कमेटीज जो बाय डिफॉल्ट गलत है, जो खुद ही सिलेक्शन कमेटीज जो वहां बनकर बैठी है कि हमसे बड़ा गुणी कोई नहीं है, वो खुद में विफल है, खुद में निकम्मी सिलेक्शन कमेटीज हैं, उनके अंदर खुद का ज्ञान नहीं है, बिकॉज दे ऑल कम फ्रॉम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। अब हमारे साथ, जैसा कि आपको पता है, अंबेडकर भवन में दलित, शोषित, वंचित वर्ग अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर हुंकार यहाँ पर बढ़ चुके हैं। सुभाष कुमार जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हुंकार जो संस्था है उसके साथ, इंसाफ जो संस्था है उसके साथ जुड़े हुए हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। धन्यवाद। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, जिसमें हमारे मंत्री महोदय राजेंद्र पाल गौतम सहित देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न प्रकार की सुप्रतिष्ठित संस्थाएं यहाँ पर एकजुट हुई और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मांग रखी, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिस तरह के आयोजन हो रहे हैं, इस तरह के आयोजन तो होते रहने चाहिए। और जब कोई भी सामाजिक संगठन, जिस समाज का सामाजिक संगठन मजबूत होगा, उस समाज का, मतलब कि उस समाज का विकास होने में कोई देर नहीं लगेगी। मतलब सामाजिक संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी सर, आज जो आप यहाँ पर कार्यक्रम आए, आपने कौन कौन सी मांगे सरकार से रखी है? नहीं, मैं तो पैगाम में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी ज़रूर उनके साथ में शुभकामनाएं। और जो पैगाम के जो हमारे तेजेंद्र चल रही है, वो बाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उन्हीं के साथ में मैंने काम किया हुआ है। सर, आज जो दलित समाज की जो स्थिति अत्यंत भयावह एवं चिंतनीय है, चिंता का विषय है इतना बड़ा, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसके जिम्मेदार तो कई वर्ग हैं। सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मांगता हूँ ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जिनको नौकरी मिली, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्योंकि इस वर्ग के पास में जो नौकरी पेशा लोग हैं, इस वर्ग के पास में, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, पढ़ा लिखा है तो उसमें बुद्धि भी है, ठीक है, और उसको बंदी बंधाई पगार भी मिलती है, जिससे वो कहीं डोनेशन कर सकता है या वो कुछ शेयर कर सकता है अपना सामाजिक या किसी भी आंदोलन के लिए, वो अपना मतलब कि योगदान दे सकता है। साथ में सबसे बड़ी बात जो है टाइम। इस देश में आपको पैसा भी मिल जाएगा अगर आप काम करना चाहते हैं, है ना, आपको और कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन टाइम का सबसे बड़ी वो है, लोग टाइम नहीं देते। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा टाइम है। तो टाइम के मैं आ रहा था, हमने कैलकुलेशन किया है, जो नौकरी वाले लोग हैं, इसको कम से कम 6 महीने इसकी छुट्टी होती है, लगभग 1 साल में 6 महीने इसकी छुट्टी होती है। अगर ये 6 महीने में से 1 महीना समाज के लिए काम कर देता
तो आज क्रांति आई होती और ये जो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। और इस देश का शासक जो दिल्ली पे जो शासन है वो इस समाज का होता, बहुजन समाज का होता। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, इस प्रकार के थीम की बात कही राजेंद्र पाल गौतम जी ने। इतनी बहुसंख्यक आबादी होने के बाद भी समाज की स्थिति सुधर नहीं पा रही है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो मैं इसी वर्ग को मानता हूँ, पर्टिकुलरली जो नौकरी पेशा में जो ऑफिसर वर्ग है, सरकारी नौकरी में है या तो प्राइवेट में भी है, जो ऑफिसर वर्ग है, सबसे ज़्यादा मैं जिम्मेदार उसको मानता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो समाज में जागृति पैदा करनी थी वो उन्होंने नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम झंडे वारान के स्थित अंबेडकर भवन में आपको लेकर आए हैं। हमारे साथ रमाकांत यादव जी जुड़ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए सदैव समर्पित रहने वाले रमाकांत यादव जी यहां पर निजीकरण के विरोध को लेकर यहाँ पर, और किस प्रकार से जो है शोषित वर्ग के विकास का जो मॉडल है वो किस प्रकार से सफल होगा, इस मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जी, यहाँ पर किस देखिए, जब संविधान इस देश में लागू हुआ तो यहाँ जो 650 राजा महाराजाओं की जो रियासतें थीं उनका देश में विलीनीकरण हो गया और ये देश बन गया भारत देश। तो निजी तो कुछ बचा नहीं, पूरा इस देश का है, इस देश में निजी कुछ नहीं है। और आज यदि हम इस बात को देखना चाहें, जातिगत जनगणना भी आज हमारा विषय है। जातिगत जनगणना यदि होती है तो हमें ये भी देखने का एक बिंदु है कि किस तरह से कुछ चंद लोगों के, कुछ गिनी चुनी जातियों के पास पूरा सरकार जो है पैसा दे रही है, उन्हीं को फाइनेंस हो रहा हो, वो देश से भागते जा रहे हैं। अच्छा, विषय एक आता है कि इस सरकार ने एक एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सरकारी विभागों को बदनाम किया। उन्होंने कहा कि इनमें भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार की तुलना यदि कर ली जाए एनपीए से, जो गवर्नमेंट का, हमारे बैंकों का लाखों करोड़ रुपया जो खा गए हैं लोग, उससे यदि तुलना की जाए तो उसके आगे सरकारी कर्मचारी का भ्रष्टाचार यदि कुछ होता भी है तो वो कहीं नहीं टिकता है। लेकिन किसी भी बहाने से हमारे समाज को पीछे ले जाने के लिए, हमें मुख्य धारा से हटाने के लिए निरंतर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है कि हम लोग जो सार्वजनिक क्षेत्र में हमें कुछ अवसर मिल सकते थे वो अवसर ना मिले। आपके कहने का तात्पर्य है कि दलित समाज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इन पूरे वंचित समाज को जैसे तैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से कुछ मिलना हमें शुरू हुआ था, हमारे सामने से थाली छीनने का काम किया। आपको याद होगा, ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने भारत रत्न जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिलवाया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दलितों को एक लाइन में बिठा करके वहां पर भोजन परोसती है और उनके चरण धोती है भारत का प्रधानमंत्री। आप उस भाजपा सरकार की मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने स्वयं ही नायकवाद का विरोध किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मुझे पूजना नहीं, बाबा साहब अंबेडकर को पूजने माना। भारत रत्न मिलना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत सम्मान की बात है, लेकिन केवल सम्मान देके, नायक बना के और पूजा करके और हमारे जो हक और अधिकार हैं उनको छीनने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। वैसे स्थिति में बाबा साहब अंबेडकर की बात हमें याद रखना है कि मुझको मत मानना, मेरी बात को मानना। बुद्ध ने भी यही कहा, मुझको मत मानना, मेरे सिद्धांतों को मानना, और उनको भी तब मानना जब तुम जान लेना तो मानना। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान मिलना एक अलग विषय है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को और जो संविधान बराबरी का विधान जो उन्होंने दिया उसको एक तरफ खत्म करने का जो षड्यंत्र है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम, बगल में छुरी। जनगणना क्यों होनी चाहिए? इसकी क्या आवश्यकता है? जाति आधारित जनगणना इसलिए आवश्यक है कि आपका अभी जो हमारा बजट बनता है, उस बजट में हमारा जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जाति आधारित जनगणना नहीं होती है, तो वैसी स्थिति में बजट भी हमारे लिए उस अनुपात में नहीं आ पाता है और ना ही उस अनुपात में योजनाएं बन सकती हैं। कोर्ट ने भी बार बार ये कोर्ट का सहारा लेके, अभी हम मध्य प्रदेश में हमारे जो हमें पंचायती राज में आरक्षण मिला हुआ था उस आरक्षण को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है सरकार इनका आंकड़ा पेश नहीं कर पाई है कि जातियां कितनी, इनकी जनगणना के आधार पर इनकी संख्या कितनी है। इसलिए यदि सरकार में हमें हिस्सेदारी चाहिए तो उसके लिए जनगणना बहुत जरूरी है।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और यहां पर गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए यहां पर दलित समाज जो है एकजुट होकर अपनी मांगों को सक्रियता से यहां पर रखने के लिए, यहां पर अपनी मांग को रखने के लिए एकजुट हुई है। हमारे साथ जस्टिस वी ऐश्वर्या जी हमारे साथ में यहां पर मौजूद है। आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश है, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जाना पहचाना एक नाम है। सर्वप्रथम सर, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसके नेतृत्व में आप यहाँ पर आए हैं। माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र पाल गौतम जी की भी भूमिका रही। आज के इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो 2 दिन हुआ कार्यक्रम, कल हुआ, आज हुआ, 2 दिन में 4 सेशंस हुआ। उसमें प्रथम पूरा बहुजन अपने यूनाइट होना, एकता होना, और उसमें जाति जनगणना 2021 ऑल कास्ट कम्युनिटीज़ का भी जाति जनगणना होना, और उससे मालूम पड़ता है किसका हिस्सा, किसका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल, कल्चरल और कितने किस किस के क्या हालत है वो मालूम हो जाएगा। उसके बाद हमारे ये डिमांड है जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, हर जने को उसका हक मिलना चाहिए, कोई भी चाइल्ड लेबर होना, माल न्यूट्रिशन नहीं होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना, माना हर जाति देश में उसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हर जने को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलिगार्की कुलीन तत्व को ख़त्म करना चाहिए, हर जाति को इसका हिस्सा ये देश में मिलना चाहिए। क्या सर आपको लगता है राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए जातिगत जनगणना होने की बहुत आवश्यकता है? उससे ज़्यादा आवश्यकता और किसी से नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट ने न्यायालय ने बोल रहा अपने कहने क्या आंकड़े हैं, उस वास्ते संविधान को वो लोग अपने उसका डिल्यूट कर रहा है, अपने कोई सामाजिक न्याय नहीं कर रहा है, और रिजर्वेशंस का भी, और उसमें रिजर्वेशंस का में भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसा रिजर्वेशंस, लोकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वो भी निकाल दे रहा है महाराष्ट्र में उधर इधर। उस वास्ते जाति जनगणना होना है, ये कोर्ट पूछ रहा है, और कोर्ट में पूछा जो अपने एम्पिरिकल डेटा बनाओ, और 7 बार हुआ जाति जनगणना प्री इंडिपेंडेंस से, 7 बार हुआ, 8 बार हुआ, अभी क्यों ये सरकार करता है? क्योंकि डरते हैं वो लोग। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? ये है, क्योंकि जो अपने विविध वर्ग SC ST OBC जितने भी है, और वो लोग कितने भी फील्ड में है, ये लोगों को घर घर में ये सिखाना चाहिए। हमारे जो बहुजनों को बहुत अन्याय हो रहा है देश में, क्योंकि जो अंग्रेजी ज़माने में हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ है। अभी ये सवर्णों के हाथ में पूरा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी और सब अपने प्राइवेट सेक्टर में हो जा रहा है, उसका मुट्ठी में रख रह रहा है उसमें, और गरीब के तरफ में ढकेल दे रहा है। उस वास्ते हम जो वोट नहीं देना वो लोगों को, अपने कोई भी पार्टी अपने समर्थन नहीं करते, अगर मैनिफेस्टो में नहीं रखते हैं 4 मुद्दे, वो पार्टी को किसी को भी वोट नहीं देना, यही शब्द लेना है सब लोग। लेकर आए हैं झंडेवालन स्थित अंबेडकर भवन में। हमारे साथ में गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए सदैव समर्पित रहने वाले नागमणि जी हैं, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और शोषित समाज के जो सहायता है उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ सर अपने चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद जरूर देना चाहता हूँ कि बैकवर्ड, दलित और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग को एक साथ जोड़ने का काम किए। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद थे, जिनको भारत लेनिन कहा गया। उनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज ख़ास तौर से जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, जज का फैसला मतलब भगवान का फैसला, तो आज दुर्भाग्य इस बात का है, डेमोक्रेसी है, लेकिन 90% जिनका जनसंख्या है, हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियाँ, वह मात्र सुप्रीम कोर्ट में 2% जज है, और हाई कोर्ट में 8-10% है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए
भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रोविज़न किया था कि जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है और IAS IPS बनते हैं, उसी तरह से जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए जिसके माध्यम से जज का नियुक्ति हो। तो कॉलेजियम सिस्टम जब ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिक है कि जुडिशरी सर्विस कमीशन बना करके और ये किया जाए। दूसरा, जहाँ तक जनगणना का सवाल है, जनगणना होता है वो अच्छी बात है, लेकिन जनगणना के पहले ज़रूरी है कि जब ऊंची जात के लोग को 10% आरक्षण पहले मिल चुका है तो 27% पिछड़ी जात को आरक्षण देने का कोई औचित्य नहीं है। जब 52% पॉपुलेशन हमारा है तो 52% हम लोग को आरक्षण दिया जाए, है ना। तो उसी तरह से जो निजीकरण वगैरह है तो ये जब तक अब ये जो मोदी सरकार है खतरा है, मोदी सरकार देश को बेचने का काम कर रहा है, तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए तमाम बैकवर्ड दलित मुसलमानों को एक साथ हो करके अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। खास तौर से आज के दिन यही हुआ।